My dear students, today I am discussing about the topics drift velocity class 12 electric current chapter electric current। तो आज बच्चे हम इलेक्ट्रिक करंट का एक क्लास 12 का एक टॉपिक्स है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसकी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का कुछ टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोग पढ़े थे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, उसके बाद ओम्स लॉ पढ़े और रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किसी कंडक्टर के किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम एक नया टॉपिक्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी करने जा रहे हैं। तो चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। एक्चुअली में हम लोग प्रैक्टिस में देखते हैं कि जब हम स्विच देते हैं किसी बोर्ड में तो बल्ब एकदम जस्ट ग्लो करने लगता है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट जो चार्ज फ्लो होता है एज ए इलेक्ट्रॉन के साथ जो चार्ज कैरी होता है उसकी स्पीड बहुत ही कम होती है। तो चलिए, क्यों होता है वो आगे हम बात करेंगे। अभी हम डिस्कस करने जाते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है और उसका रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या होता है। ये दो चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद उस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो चलिए, हर विषय को टॉपिक्स वाइज पढ़ने की चीज़ है। तो चलिए, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर फोकस रखते हुए इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप देखते हैं ये कोई कंडक्टर लेते हैं, तो कंडक्टर लेते हैं तो क्या होता है, इसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब हम इसके क्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डेवलप हो गया, ये प्लस चार्ज ये माइनस। तो क्या होगा, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मूव करेंगे। तो चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंबल ई होता है, ऑलरेडी यू नो। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और वो मूव किधर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम इसको बहुत स्मूथली बना रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से समझने में बहुत आसानी हो जाती है। इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करने के बाद दोनों में क्या फर्क होता है, उसको मैं एक अलग फिगर से बताता हूँ। मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर रहे हैं, वो ऐसे फ्लो किया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर टकरा कर वो इस पाथ पर आ गया। हम किसी तरह से कोई इसका डायग्राम बना सकते हैं, यानी एक से चला तो वाई पर आया। तो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये एक से शिफ्ट हुआ तो ऐसे रैंडमली मूव कर रहा है चारों तरफ, जैसे गैस का पार्टिकल कैसे किसी वॉल्यूम में ऐसे मूव करते रहते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी कंडक्टर के अंदर एट रैंडमली इन पॉसिबल डायरेक्शन, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वो मूव कर सकता है। तो हमने माना कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया। तो एक से चला था वाई पर आया, दूसरा मोलेकुल्स होगा, दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या करेगा, जस्ट इसके अपोजिट करेगा, जस्ट अपोजिट करेगा। वो यहाँ से चलेगा, देखिए यहाँ से चला था, यहाँ लौट गया। दूसरा क्या करेगा ना, ये यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, ऐसे टकराया, ऐसे टकराया, ऐसे टकरा कर फिर यहाँ आ गया। ये इसका पोजीशन एक्स होगा तो इसका वाई होगा, यानी एवरेज मिला लें तो कोई शिफ्टिंग नहीं होता इलेक्ट्रॉन का अपना पोजीशन में। एक इधर एक से वाई गया तो दूसरा एक से वाई इधर आया, यानी नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। जबकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो हम किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन की चर्चा करें, कंसीडर करें, तो किसी भी प्रीफर्ड डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को लें, इधर एक तो उसका जस्ट अपोजिट एक, यानी कुछ चार्ज इधर फ्लो किया तो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ चार्ज किया था, नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या कंसीडर करते हैं, जीरो। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पर जीरो है,
कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है। अब यदि हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो जितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ से चला x, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, और ऐसे क्या होगा, वो थोड़ा उसका पोजीशन यहाँ आना चाहिए था, थोड़ा शिफ्ट होती है, वाई डैश का गया, थोड़ा सा शिफ्ट होते जाएगा। यानी जितने पार्टिकल थे सब फील्ड के तरफ क्या हो जाएंगे, थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ से चलता तो फील्ड के जगह पर क्या आता, ऐसे आता, ऐसे आता, ऐसे आता, ऐसे आता, ऐसे आता, यहाँ पर आ जाता, वाई डैश क्या हो जाता, थोड़ा शिफ्ट हो जाता। तो क्या है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन तो मूव करते रहते हैं रैंडम डायरेक्शन में, लेकिन थोड़ा सा एक्सीलरेटेड भी होते रहते हैं, किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, थोड़ा सा ड्रिफ्ट भी होते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट भी होते हैं। तो इस तरह से उनका जो एवरेज वेलोसिटी होता है बहुत ही कम होता है। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जब बात करते हैं तो लिख देता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो द एवरेज velocities of all three electrons in opposite direction, यहाँ छोड़ देता हूँ, in opposite direction, the average velocity of all three electrons in opposite direction of applied electric field is called, क्या कहलाएगा, is called drift velocity। तो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन पढ़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई यहाँ कर दिए। तो देखिए एक्स वाई यहाँ पर आना चाहिए था, पहले स्थिति में, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हुआ, शिफ्ट कर गया। ये कहने का मतलब हुआ एक्चुअली में ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। आप इसको मान लो ये है पहले का वाई, अब हो गया वाई डैश, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। इस तरह सारे इलेक्ट्रॉन जिस तरह से रैंडमली मूव कर रहे थे उसी तरह से रैंडमली मूव करते रहेंगे। थोड़ा सा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना देता हूँ, इसके हिसाब से इधर शिफ्ट करा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यहाँ बना देगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर हम बताया हूँ, ये मान लो इस तरह से होता है, इसको सिंपल बनाने की कोशिश किया हूँ। इलेक्ट्रॉन स्लोली एक बार क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब हो जाते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। लेकिन इतना इजीली, इतना सिंपल वे से नहीं मूव करते हैं, वो आयन से टकराते रहते हैं। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया उसको कर्नेल भी बोलते हैं। वो कर्नेल से टकराते हैं या आयन से टकराते हैं, फिर पॉज लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से इनका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बहुत ही छोटा होता है। ये चलो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, टोटल नेट वेलोसिटी क्या होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया हुआ रहेगा। एक्सटर्नल फील्ड ऑप्शंस रहेगा, इन ऑप्शंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड व्हेन E इक्वल टू 0, एक्सटर्नल फील्ड 0 है, तब क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहेंगे, किसी प्रीफर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। इस तरह से सारे का एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियली एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो चलिए हम U1 U2 पहला पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी, और U3
ऐसे करके UN, मान लो जी N पार्टिकल्स है, N इलेक्ट्रॉन्स है, तो N इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, 0 हो गया। जहाँ U1, U2, U3, U1 क्या है, वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम रख देता हूँ 1 2 3 ऐसे से N इलेक्ट्रॉन, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, से 0 होता है। अब जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कुछ दूर चला, किसी आयन से टकराया, पॉज लिया, फिर वो आगे बढ़ा, फिर पॉज लिया, आगे बढ़ा, वो इस तरह की फैशन में पढ़ते हैं। लेकिन हम इसको सिंपल बनाने के लिए ऐसा फिगर बना दिया, ये टकराया, मैंने ऐसे रैंडमली मूव करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होते रहते हैं। तो ऐसा मान लीजिए जैसे ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या होता है, तो एक्सिलरेट होते हैं कितने देर के लिए, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी आयन से टकराया, आगे बढ़ा, फिर दूसरे आयन से टकराएगा, उसके बीच में एक्सिलरेट होता है। तो किसी मोमेंट ऑफ टाइम में सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दो कोलिजन के बीच में एक्सिलरेट करते हैं, फिर वो पॉज लेते हैं, टकराने के बाद पॉज लेते हैं, फिर वहां से एक्सिलरेट होते हैं। एक रिलैक्सेशन टाइम है, मान लेते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो एक आयन है, मान लो ये आयन है, यहां से चला, यहाँ टकराया, फिर यहां से टकरा के यहां आया, तो इसमें जो टाइम लगता है इसको टॉन बोलते हैं। दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहा है, और यहाँ एक आयन से टकरा के जब दूसरा आयन से टकराएगा तो उसके बीच में कुछ टाइम लगता है। इसकी इतने दूरी तक ट्रैवल करने में वो एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ता है, और एक्सेलरेशन के साथ जब आगे बढ़ता है तो फिर यहाँ से टकराता है, तो थोड़ा सा पॉज लिया, फिर आगे बढ़ता है, और यहाँ एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ता है, फिर दूसरे से टकराता है, पॉज लेता है, फिर वहां से जब चलता है तो तीसरे पार्टिकल से टकराता है, तो वहां एक्सेलरेट होता है। यानी दो कोलिजन के बीच में वो एक्सेलरेट होता है। तो चलिए, किसी मोमेंट ऑफ टाइम में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए हैं, तो एट एनी इंस्टेंट when external field is applied, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड कर देते हैं। उसके बाद एट एन इंस्टेंट क्या मान लिया, ये पहला जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है, दूसरा क्या है, v2 है, तीसरा का क्या है, v3। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 2, यहाँ लिख देता हूँ, फॉर इलेक्ट्रॉन 1 फॉर 1 2 3 ऐसे ऐसे, ठीक है। अब चलिए, आप इक्वेशन ऑफ मोशन में आप पढ़ चुके हैं, ये v = u + at। तो यहाँ t क्या हो गया, जब दो कोलिजन के बीच में जो होता है ना टाइम, उसको कहते हैं टॉ क्या होता है, टॉ ऑन माने रिलैक्सेशन टाइम इसको कहा जाता है। ये होता है कोलिजन बिटवीन टू आयंस के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन चलता है, तो पहला आयन से टकरा के बाद दूसरे आयन से जब टकराता है उसके बीच में जो टाइम लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। कोलिजन बिटवीन टू, नहीं कोलिजन बिटवीन नहीं हुआ, टाइम फॉर कोलिजन बिटवीन टू आयंस, जब दो आयंस के बीच में जब इलेक्ट्रॉन टकराता है तो उसमें जो टाइम लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। तो हो गया, तो पहला पार्टिकल के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम टॉ1 मानेंगे, दूसरे के लिए टॉ2 मानेंगे, तीसरे के लिए टॉ3 मानेंगे।
तो हमारा इक्वेशन V1 के लिए क्या लिखेंगे फॉर्मूला, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए क्या करता हूं, V1 क्या बन जाएगा, u प्लस ए टी। वी बराबर आप पढ़ के आए u प्लस ए टी, यहाँ u इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, t टाइम है। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम के लिए होता है। पहला पार्टिकल के लिए रिलैक्सेशन टाइम क्या है, τ1 है, उतने देर के लिए एक्सेलरेट करेगा। तो इसके लिए एक्सेलरेशन मान लो ये τ1। दूसरा पार्टिकल करेगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u2 होगा, उसका एक्सेलरेशन a होगा, टाइम पीरियड τ2 होगा। माने उसके लिए दूसरा पार्टिकल जब एक आयन से टकराएगा दूसरे आयन से टकराएगा, उसमें टाइम लगेगा τ2, ठीक है। तीसरा जब टकराएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक आयन से टकरा के और दूसरे आयन से टकराएगा, इसमें टाइम क्या लगेगा, τ3। तो किसी मोमेंट पर हम जब चर्चा करते हैं तो सारे पार्टिकल एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में एक्सेलरेट होते रहे होंगे, तो उस समय उनकी वेलोसिटी की परिकल्पना करते हैं, सोच लेते हैं। तो इस तरह से Vn हो जाएगा। ऐसे से आगे बढ़ेंगे तो Vn बराबर क्या होगा, un प्लस ए τ1। अब हम सारे पार्टिकल्स की सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को जोड़कर उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे तो उसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, तो V1 V2 V3 ऐसे ऐसे करेंगे और इसकी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमारा Vd बनेगा। ये Vd क्या है, तो Vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया एवरेज वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड के चलते, उनकी एवरेज वेलोसिटी हो जाए। तो हम V1 V2 V3 का वैल्यू बैठाकर इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, मैं समझता हूं कि यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो चलो V1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, U1 प्लस ए τ1। अब Vd इधर लिख दिया, इसको V1 की जगह पर लिख दिया U1 ए τ1, U2 ए τ2, U3 ए τ3, ऐसे से करके आगे बढ़ेंगे तो UN ए τ1 लिखेंगे और एवरेज निकालना है तो n से डिवाइड करेंगे। अब क्या हुआ, U1 U2 U3 को एक जगह रख देता हूँ, U1 U2 ऐसे से U1/n हो गया। अब में हम a को कॉमन लेता हूँ, देखिए ए τ1 ए τ2 ए τ3 ए τn, तो हम a को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a कॉमन लिया तो τ1 τ2 τ3 ऐसे से τn होगा और n से डिवाइड कर दिया। तो आप जानते हो, इसको हम पहले प्रूव कर चुके हैं। इनिशियल वेलोसिटी जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई किया गया था तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी था वो 0 होता था ना, इसको हम 0 प्रूव कर चुके हैं। U1 U2 ऐसे ऐसे बढ़ेंगे UN/n, तो क्या होता था, 0 होता था। तो 0 हो गया तो ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ ये हो गया। इसका कोई नाम रख देता हूँ, ए τ एवरेज लिख देता हूँ। ये τ एवरेज है, τ एवरेज का मतलब क्या हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम से उनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा। τ क्या है, τ1 τ2 ऐसे τn/n है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो हमको Vd का फॉर्मूला आ गया ए τ। अब क्या है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हो फोर्स बाई मास। अब इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो को पॉज करके बैक करके सारे एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो। तो चलिए आगे, आप जानते हो जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन का कौन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर जब फोर्स देखिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज। तो फोर्स लिख दिया, चार्ज लिख दिया -e, ठीक है। अब हमको फोर्स निकालना है तो क्या लिखेंगे, -e
ऐसे लिख दिया। माइनस लिखने का मतलब हुआ यहाँ पर निगेटिव चार्ज नहीं, जो फोर्स लगेगा ना फील्ड के अगेंस्ट में लगेगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वैसे चार्ज भी माइनस होता है, लेकिन वो कंसेप्ट यहाँ पर नहीं रखना है। इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये निगेटिव साइन यहाँ ये बता रहा है। चलिए मैं समझ गया हूँ। निगेटिव साइन क्या शो करता है? निगेटिव साइन शोज क्या शोज करता है? जो फोर्स जो होगा ना इन अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? ये 9 माइनस साइन बता रहा है। तो फोर्स इधर पर हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो माइनस ई ना जी, ए बराबर क्या होगा? ई बटा एम। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिख दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम ना जी। माइनस साइन रखना है तो माइनस साइन रखिए। अब क्या है ना, एक्सप्रेशन 1 है, एक्सप्रेशन 2 है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आप पाते हैं? फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या मिलता है? हमको मिलेगा वीडी मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ए की जगह पर हम इतना लिख दें माइनस ई बाई एम, और यहाँ पर टॉल लिखा हुआ है। अब क्या है ना, ये तो हमारा ये वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, लेकिन यदि हम इसकी मैग्नीट्यूड लिखूं, तो ये इसका मैग्नीट्यूड लिखूं, छोड़िए वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ। अब इसकी यदि मैग्नीट्यूड में लिखूं तो क्या होगा? ये वेक्टर क्वांटिटी दिखा रहा है कि यहाँ पर सारे स्केलर है, ई वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा ही। आप इसके वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि इसकी मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे हैं तो आप ई तो बाई एम लिख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत जटिल चीज़ नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट बना के रखेंगे और इसको एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में U1 U2 नहीं लिखा हुआ, छोटा V1 बड़ा V1। फाइनल वेलोसिटी को बड़ा V माना है, छोटा वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी को छोटा V1 V2 लिया है। यहाँ पर V1 V2 V3 लिया है और कुछ नहीं। आप एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे तो ऐसा ही पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब अगला इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है, जो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसको आगे बढ़ाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का भी रिलेशन हम निकाल लेंगे इसी के साथ। तो चलिए एक छोटा सा एक्सप्रेशन इसके साथ और कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमारा सिलेबस का एक हिस्सा और कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलो बच्चे, अब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हम निकालने जा रहे हैं। चलिए एक कंडक्टर लेते हैं। अब मान लो किसी ऐसा शेप में लिया, सिलिंड्रिकल शेप हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है, जिसका क्रॉस सेक्शन बराबर हो तो आसानी होगी। ए एरिया क्रॉस सेक्शन, लंबाई एल ना जी। अब इसमें एन है, क्या है, इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब ना करंट फ्लो करेगा। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया, एल लंबाई भी ले लिया, एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। तो हमारा क्या क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन आई में इलेक्ट्रिक करंट है वीडी। वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हमारा करना है। तो एक दो लाइन लिख देता हूं, वी कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म लेने से क्या होगा ना, उसकी वॉल्यूम निकालने में आसानी होगी। जिस तरह के लें, ये या तो सिलिंड्रिकल ले या रेक्टेंगुलर ले। तो वी कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ना, सेक्शन एरिया क्या ले लूं, ए ले लिया। एंड वी कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है ए एंड इट्स लेंथ, इस लेंथ को क्या मान लेता हूं, एल मान लेता हूं।
अब इसकी वॉल्यूम निकालना आसान है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू एल। कोई चीज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का रहता है तो उसकी एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया और लंबाई से मल्टीप्लाई कीजिए तो उसकी वॉल्यूम निकल जाती है। ये बात आ गई वॉल्यूम। अब एन क्या है, स्मॉल एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कैरी करते हैं, मूव करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम माने इकाई वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, एन है। तो इतना वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए यदि हमारे यूनिट वॉल्यूम में इतना है तो इतना वॉल्यूम में निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं भी लिखूंगा तो समझेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ALN। अब इस पर टोटल चार्ज कितना हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, तो ई, स्मॉल ई। तो इसमें टोटल चार्ज प्लस माइनस छोड़ देते हैं, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो इसके ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ALNE। अब हमारा चार्ज हो गया तो हमको आई निकालना है, तो Q/T चाहिए। Q हो गया, मान लेते हैं Q हो गया तो Q/T चाहिए। तो टाइम निकालने की बात आई, इसकी लंबाई L है और इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो vd वेलोसिटी से जा रहा है। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, वेलोसिटी तो हमारा कांस्टेंट हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी माना जाता है, लिया जाता है क्योंकि एवरेज है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी अब आप जब आपको दिया हुआ हो और डिस्टेंस दिया हुआ हो तो टाइम निकालना आसान होता है ना जी। तो कैसे निकालेंगे टाइम, अब टाइम निकालने के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस यानी लेंथ, इतना चार्ज यहाँ से शिफ्ट होके ऐसे कैसे आएगा, कितना देर में आएगा, तो T टाइम में आएगा। मान लेते हैं ये पूरा चार्ज यहाँ भरा हुआ है, ऐसे 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 कहाँ तक आएगा, ऐसे आएगा। तो हम सोचेंगे जी इतना चार्ज यहाँ से फ्लो कर गया, तो उसके लिए ये वाला टाइम कितना लगेगा, यहाँ का चार्ज यहाँ तक आने में, यहाँ का चार्ज थोड़ा यहाँ तक जाने में, यहाँ का चार्ज यहाँ तक जाने में, पूरा का पूरा जो इसमें चार्ज है वो इससे आउट होने में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए कितना उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, L किस वेलोसिटी से, तो vd। तो टाइम कितना लगेगा, L इंटू vd। ठीक है, अब टाइम मालूम हो गया, चार्ज मालूम हो गया, तो करंट निकाल ही सकते हो। vd का फॉर्मूला आपके पास है, vd का फॉर्मूला क्या था, L vd बराबर था E tau बाई m, यहाँ पर m था, m को नीचे से हटाकर ऊपर लिख देता हूँ, m ऐसे कर दिया। अब हमारे पास टाइम आ गया, चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं कि नहीं। इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या होता है, Q/T। तो Q/T कराते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट निकालने की कोशिश करता हूँ। तो इसको हटाए, तो चलिए हटा देता हूँ, इसको हटाया और आपको मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूंगा। I Q बराबर क्या लिखूंगा, अरे भाई Q बराबर ALNE यहाँ दिया हुआ है, ALNE। टाइम कितना है, ml बटा ml बाई E tau, है ना। अच्छा, हम VD को भी रख सकते थे, लेकिन चलिए बाद में VD में कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्या है ना, AL को काट दीजिए, अब आ गया ANE बटा M। अच्छा, A है इतना बटा M बटा E, तो M नीचे रहेगा, ये पूरा ऊपर वाला एक डिवाइड E, तो ये पलट जाता है ना, नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा। इतना मैथ तो आपको आता है ना जी, इतना कैलकुलेशन तो आपको आता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ए वाला को ऊपर ई tau कर दिया। अब क्या होगा, I बराबर हो गया n लेता हूं पहले, n e स्क्वायर
एन ई दोबारा ई स्क्वायर ई टॉ ए बटा एम ना जी। तो क्या करूं, हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी रखना है। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बदल के और नुकसान कर लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई टॉ बटा एम। तो हम क्या करें इसको, एन ई देखिए, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं वीडी, इसकी जगह पर वीडी लिख सकते हो ना, ई टॉ बाई एम तो वीडी लिख सकता हूं। तो आई बराबर एन ई वी डी ए, ये फॉर्मूला हो गया। अब आगे बढ़ाता हूं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन तो आ गया। अब इसको हम करंट डेंसिटी के रूप में, यदि ए को यहाँ लाएं तो करंट डेंसिटी का रूप हो जाएगा। तो आई बाई ए बराबर हो जाएगा एन ई वी डी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, आई बटा ए को जे भी लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी लिख सकते हैं ना जी। आई बटा ए क्या है, जे है, वेक्टर फॉर्म में होता है एन ई वी डी, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में लिखे, नहीं तो इस तरह से लिख सकते हैं, स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। तो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या रिलेशन हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन आया, आपने निकाल दिया। और कुछ है जो हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, किन टेम्परेचर के साथ किस तरह वो बिहेव करता है। तो चलिए, तो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वी डी बराबर क्या है, ई टॉ बाई एम ना जी। अब क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ेगी। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ेगी और वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। क्या करेंगे, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, जिससे रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, ये घम हो जाएगा, तो यानी वी डी यहाँ क्या है, आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ। तो करंट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, देन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फास्टर मूव करेंगे। ऐसे नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, जिस तरह से जिस फैशन में मूव करते हैं उस तरह में, और इस तरह से जल्दी जल्दी क्विकली वो टकराएंगे फास्टर, एंड कोलिजन विल बी क्विकली होगा। कोलिजन क्या होगा, क्विकली होगा, जिससे रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स वाई रिलैक्सेशन टाइम को क्या कहते हैं, टॉ कहते हैं। टॉ विल बी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो डिक्रीज हो जाएगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगा तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर Vd will be decreased। तो मैं समझता हूँ कि जितने टॉपिक्स में अभी किया, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ किस तरह बिहेव करता है, इस सारी बातों को मैं आपने को समझाने, इस वीडियो में समझाने की कोशिश किया हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और कुछ वीडियो कट रहा होगा क्योंकि मेरा यहाँ सपोर्टिंग हैंड कुछ नहीं था, मैं आके अचानक वीडियो बनाने लगा, तो इसके लिए सॉरी है। आप मेरी बातों को तो सुन रहे हैं, इसलिए आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि मेरा द्वारा ये सॉल्व किया गया, एक्सप्लेन किया गया टॉपिक्स जो क्लास 12 का है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी जनरली एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझकर अपने एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि जेई लेवल का या
नीट लेवल का कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो बेसिक तो आपको जानना ही है, जितने एक्सप्रेशन है उसको समझना ही है। डायरेक्ट फॉर्मूला रट के आप नहीं कर सकते, डिराइवेशन को भी शॉर्ट में आपको मन में याद रखना पड़ता है। तो चलिए इसी के साथ मैं रंजीत सिंह, जय हिंद जय भारत।